हेलो गाइज, मैं हूँ आपका दोस्त निखिल। और क्योंकि मेरे प्रीवियस सिलेक्शन काफी लोगों को पसंद आई, मैं आपके लिए एक और फैंटेसी, फेरी टेल और रियलिटी से भरी मूवी पैंस लिबरनीथ एक्सप्लेन करूंगा, जिसे IMDb पर जबरदस्त 8.2 की रेटिंग है। और इस मूवी के पीछे काफी पावरफुल मैसेज छिपा है, जो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये मूवी इतनी सफल रही कि कांस फेस्टिवल में इसे 22 मिनट तक अपलॉज मिला और ये 2007 में फैंटेसी फिल्म्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुआ। इससे पहले कि मैं प्लॉट को स्पॉइल करूं, चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से। मूवी की शुरुआत होती है ओफेलिया से, जो किसी अनजान घटना के बाद अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। और फिर मूवी रिवर्स होते हुए कोई नरेटर एक अंडरग्राउंड किंगडम की कहानी सुनाने लगता है, जो धरती की दुनिया से बिल्कुल अलग। वहाँ महलों में रहने वाली राजकुमारी का हमेशा से सपना था कि वो धरती के नीले आसमान और सनशाइन को महसूस कर सके। और फिर एक दिन वो कीपर्स के नजर से बचते हुए एक मैजिकल पोर्टल के रास्ते धरती जा पहुंची। पर नादान को क्या खबर कि सूरज के तेज रोशनी के कारण वो ब्लाइंड और उसकी याददाश्त चली गई और अंत में वो मॉर्टल में बदलकर धीरे धीरे ठंड और बीमारी के कारण चल बसी। और इस तरह उसका सोल कहीं गुम हो गया। पर उसके पिताजी द किंग अपना विश्वास नहीं छोड़ते। उन्हें यकीन होता है कि उनकी बेटी एक बार फिर पुनर्जन्म लेकर उनकी किंगडम लौटेगी, जिसका वो आखिरी सांस तक इंतजार करेंगे। और फिर मूवी 1944 के समय में मुड़ जाती है, जहाँ अब भी स्पेनिश सिविल वॉर चल रहा होता है और अब भी कुछ स्मॉल ग्रुप्स कॉल्ड गोरिल्ला अपने हक के लिए फेसिस तानाशाही सरकार फ्रांसिस्को फ्रैंको के अगेंस्ट अब भी लड़ रहे हैं। और उसी दौरान कैरमन अपनी बेटी ओफेलिया के साथ अपने सेकंड हस्बैंड विडाल के साथ रहने के लिए सफर कर रही होती है, जो किसी ओल्ड मिल में तैनात है गोरिल्ला ग्रुप के अगेंस्ट लड़ाई के लिए। कैरमन की कहानी ये है कि उनके पहले पति एक टेलर थे जो वॉर में चल बसे और ओफेलिया उनकी संतान थी, जिसे फेरी टेल की किताबें बहुत पसंद है। वहीं अभी कैरमन विडाल के बच्चे से प्रेग्नेंट है। उन्हें मजबूरी में फिर से शादी करनी पड़ी ताकि ओफेलिया के भविष्य पर असर न पड़े। प्रेगनेंसी के कारण उनकी तबीयत ऑलरेडी खराब थी और अब इस ट्रैवल के कारण और भी होने लगती है। इसलिए सफर के बीच वो थोड़ी खुली सांस लेने के लिए कार्स को घने झाड़ियों के बीच रुकाती है। और उसी दौरान जब सभी कैरमैन की तबीयत में बिजी होते हैं, ओफेलिया को कुछ दूर टहलने पर एक पत्थर मिलता है, जिसके पीछे अजीब कार्विंग होता है। वहीं कुछ दूरी पर उसे एक स्टैचू भी नजर आता है, जिसे देखकर उसे साफ समझ आता है कि ये पत्थर इसका हिस्सा है। जैसे ही वो उस पत्थर को स्टैचू में फिट करती है, अचानक से स्टैचू के होल से एक ग्रासहोपर रेंगते निकल आता है, जो बिल्कुल उसके फेरी टेल किताबों की तरह दिखाई देता है। सरप्राइजिंग बात ये कि वो ग्रासहोपर उनका पीछा करते हुए उनके डेस्टिनेशन तक आ पहुंचता है। वो मानो ओफेलिया को टीज करते रहता है और ओफेलिया क्यूरियोसिटी में उसका पीछा करते हुए किसी मिस्टीरियस गार्डन जा पहुंचती है, जो भूल भुलैया झाड़ियों से घिरा दिखाई देता है। इससे पहले कि ओफेलिया आगे एक्सप्लोर करे, उसकी मेड मर्सिडीज उसे पुकार लेती है और हमें ग्रासहॉपर को देखकर साफ नजर आता है कि मानो वो डिसअपॉइंटेड हो। अब हमें मूवी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में कुछ पता चलता है, जैसे विडाल बहुत ही स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन और समय का पक्का होता है, जो देश के तानाशाही के ओबीडियंट फॉलोवर होने के नाते उस पर मासूम गोरिल्ला ग्रुप को खत्म करने का जुनून सवार होता है। इसलिए एक समय बिना सोचे समझे मासूम फार्मर्स को उन ग्रुप का खबरी समझकर निर्दय तरीके से खत्म कर देता है। ईगोइस्ट विडाल ने कैरमैन की तबीयत की परवाह ना करते हुए उसे जानबूझकर इतने दूर ट्रैवल करवाया, सिर्फ इसलिए ताकि अपना मिशन अचीव करने पर उसके बेटे को एक प्योर स्पेन में सांस लेने का मौका मिले। इवन दो ये कंफर्म नहीं है कि उनका होने वाला बेटा ही है। उसके बर्ताव से साफ समझ आता है कि उसे बेटी किसी भी हालत में नहीं चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से एक बेटा ही उसका नाम रोशन कर सकता है। इसलिए वो ओफेलिया के प्रति भी थोड़ा भी इमोशन नहीं दिखाता। और उनकी मेड मर्सिडीज गोरिल्ला की लीडर की छोटी बहन होती है, जो सीक्रेटली विडाल के सारे स्ट्रेटेजीज की खबर गोरिल्ला तक पहुंचा रही है, जिसमें विडाल का पर्सनल डॉक्टर भी शामिल होता है, क्योंकि कई लोग सिवाय आर्मी के विडाल के पक्ष में नहीं होते। फिर उसी हाफ मून की रात फिर से वही ग्रासहॉपर उसके रूम में आ जाता है, पर इस बार ओफेलिया को समझ आता है कि वो उससे दोस्ती करना चाहता है। ओफेलिया उसे अपनी किताब की वो ड्राइंग दिखाती है जो उसकी तरह दिखाई देती है, और अब वो एकदम हैरान, ग्रासहॉपर सच में किताब के एक फेरी में बदल जाती है। वो अब उसे फिर से गार्डन ले जाती है, जहाँ भूल भुलैया के आखिर में उसे नीचे की तरफ जाता एक गुफा सा नजर आता है। इतना कम नहीं था कि उसका फेरी टेल अब सच साबित होने
होने लगता है क्योंकि उसकी मुलाकात किसी अर्थ लाइक क्रीचर कॉल्ड फॉन से होती है, जो ओफेलिया को रिवील करता है कि वो प्रिंसेस मोआना का पुनर्जन्म है, जिसके पिताजी अंडरग्राउंड किंगडम के राजा दुनिया भर में इस तरह के पोर्टल्स ओपन किए, इस उम्मीद में कि किसी दिन उनकी बेटी लौटेगी। अपने बातों को प्रूव करने के लिए वो उसे बताता है कि उसके लेफ्ट शोल्डर पर हाफ मून का मार्क है और पोर्टल पर बना चित्र उसका यानी कि फॉन खुद और ओफेलिया का चित्र है। पर किंगडम में लौटने के लिए उसे फुल मून से पहले 3 परीक्षा पास करनी होगी, ये प्रूव करने के लिए कि वो पूरी तरह से मॉर्टल नहीं बन गई। वो उसे द बुक ऑफ क्रॉसरोड्स देता है जो उसे भविष्य और परीक्षा के बारे में बताएगा, जिसे उसे अकेले में ओपन करना है। पर ओफेलिया तभी ओपन करती है और उसे सिर्फ ब्लैंक पेजेस दिखाई देते हैं। इससे पहले कि वो रिटर्न सवाल करे, फॉन गायब हो जाता है। अब अगली सुबह ओफेलिया को अब भी अपने फेरीटेल अनुभव पर यकीन नहीं होता, इसलिए अकेले में पहले तो अपना मार्क चेक करती है जो कि सच साबित होता है और अपने टेस्ट के लिए उस बुक को ओपन करती है और तब उसे उसका पहला टेस्ट मिलता है, जहाँ मील से कुछ दूर एक पेड़ है जो मरने के कगार पर है क्योंकि एक मॉन्स्टरस मेंढक ने उसके जड़ में अपना घर बना लिया है, जिसके कारण वो पेड़ कमजोर होता जा रहा है। इसलिए उसे कैसे भी करके मेंढक के मुंह में मैजिकल बीन्स डालने हैं ताकि वो उसके शरीर से गोल्डन की रिट्राइव कर सके, जो उसे अगले टेस्ट में काम आएगा और तभी वो ट्री थ्राइव कर पाएगा। ओफेलिया एकदम उत्साहित में कीचड़ से होते हुए पेड़ के नीचे की गुफा में एंटर करती है, जहाँ अंत में उसका सामना रियल जायंट मॉन्स्टरस मेंढक से होता है, जो कई समय से रूट के नीचे कीड़ों को खाकर सर्वाइव कर रहा है। ओफेलिया घबराई पर हिम्मत करके होशियारी से उसे कीड़े खिलाने के बहाने से वो मैजिकल बीन खिलाने में सफल हो जाती है, जिसके असर से टोड का पूरा इंटेंसाइन बाहर निकल आता है और जिसमें से उसे फाइनली एक गोल्डन की मिलता है, जिससे वो अपने पहले टेस्ट में सफल हो जाती है। वहीं विदाल एक जीनियस पर कपटी प्लान बनाता है अपने दुश्मनों के अगेंस्ट। वो गांव के सारे रेशन और मेड सप्लाई अपने पास रख लेता है ताकि गोरिल्ला ग्रुप को सर्वाइव करने के लिए साधन ना मिले, जिसकी अज्यूमिंग एक लौती चाबी वो अपने पास रखता है। अगली सुबह ओफेलिया फिर से बुक ओपन करती है, पर इस बार उसे किताब पर खून ही खून नजर आता है और तभी उसकी मॉम एकदम गंभीर हालत में मिलती है। डॉक्टर के हिसाब से उन्हें कांस्टेंट रेस्ट की जरूरत है, इसलिए ओफेलिया को दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं। अपने मॉम की चिंता में वो अगला टेस्ट ना करने का तय करती है, पर उसी रात फोन लौट आता है और उसकी मॉम की तबीयत सुधारने के लिए उसे मैंड्रिक रूट देता है, जो उसे फ्रेश मिल्क और अपने 2 बूंद खून में मिलाकर उनके बेड के नीचे रखना है। और उसके अगले टेस्ट के लिए वो उसे एक मैजिकल चौक, आर ग्लास और कुछ फेरीज देता है जो उसे सही रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि उसका अगला टेस्ट बेहद खतरनाक है। वहीं उसे समय रहते लौटना होगा और कुछ भी करके गलती से भी वहां रखे फीस्ट को हाथ नहीं लगाना है। और ये कहकर वो गायब हो जाता है। अब ओफेलिया फिर से बुक ओपन करती है और जैसा कि फोन ने आगाह किया था, किताब पर कुछ शैतानी तस्वीर नजर आती है। किताब के अनुसार उसे मैजिकल चौक की मदद से एक दरवाजा बनाना है, जिसके खुलते ही उसे आरग्लास को शुरू करना है और वो ठीक वैसा ही करती है और खुद को किसी भयानक डंजन लाइक किले में पाती है, जहाँ डरावनी आवाज और किले के आखिरी में एक भयानक क्रीचर फीस्ट के सामने बैठा दिखाई देता है, जिसकी आंखें प्लेट पर सजी होती है और दीवार पर डरावनी बच्चों को खाने वाली चित्र बनी होती है। ओफेलिया एकदम डरी और सेमी इंस्ट्रक्शन के अनुसार फेरिस को रिलीज करती है, जो उसे तुरंत 3 दरवाजे में से बीच के दरवाजे की तरफ इशारा करते हैं, जहां उसे अपना गोल्डन की का प्रयोग करना है। पर बीच वाला सही नहीं निकलता, इसलिए वो अपने चॉइस के अनुसार दूसरे डोर में की एंटर करती है, जो सही निकलता है और उसके अनलॉक होने पर उसे एक शाइनी चाकू मिलता है और अब उसे बस यहाँ से निकलने का काम करना है। पर नादान ओफेलिया फोन के वार्निंग के अगेंस्ट रसीले दिखने वाले फीस्ट की तरफ जैसे खींची चली जाती है। फेरिस उसे वार्न करने की कोशिश करती है, पर वो उन्हें इग्नोर करते हुए एक अंगूर निगल लेती है, जिसके ठीक बाद उस क्रीचर को होश आ जाता है और प्लेट पर रखे आंखें को अपने हथेलियों पर लगाता है, जिससे वो घुसपैठ ओफेलिया को देख लेता है और सबसे पहले उन मासूम फेरिस को एक एक करके चबा जाता है। वहीं इससे पहले कि वो एस्केप कर सके, समय खत्म हो जाता है और वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। पर स्मार्ट ओफेलिया को याद आता है कि उसके पास अब भी मैजिकल चौक है, इसलिए वो एन मौके पर ड्रॉ करके दरवाजे से एस्केप कर जाती है। अगले दिन ओफेलिया इंस्ट्रक्शन के अनुसार अपने मॉम के बेड के नीचे
नीचे वही मैजिकल रूट रखती है, जिससे वो मैजिकली तुरंत रिकवर करने लगती है। वहीं गोरिल्ला के लोग मिल से कुछ दूर ट्रेन ट्रैक को उड़ा देते हैं, जिससे विदाल का पूरा ध्यान उस घटना की तरफ मुड़ जाता है ताकि इस तरफ गोरिल्ला के लोग उन सप्लाईज को लूट सके। विदाल जब तक लौटता है, ग्रुप ने सब सपाचट कर दिया होता है, पर उसकी नजर स्टोर रूम के लॉकर पर पड़ती है, जो साफ नजर आता है कि उसे की के मदद से ओपन किया गया है। और उसका शक तुरंत मर्सिडीज पे जाता है, क्योंकि उसी ने उसे कहा था कि स्टोर रूम का सिर्फ एक ही की है, जो कि अब भी उसके पास होता है। बट इन सब का कंक्लूजन यही निकलता है कि इस की का डुप्लीकेट की भी है, जो शायद से मर्सिडीज के पास है, और वो शायद से सीक्रेटली गोरिल्ला की मदद कर रही है। उसका लक कि गोरिल्ला के लोग ज्यादा दूर तक एस्केप नहीं किए होते, इसलिए अंत में एक उनके हाथ लग जाता है, जिन्हें विदाल पूरी तरह से टॉर्चर करता है अपने साथियों का पता बताने के लिए। वहीं उसी रात फोन लौटता है और उसके रूल्स ना फॉलो करने का पता चलने पर वो उस पर बरस पड़ता है और आखिरी टेस्ट देने से साफ मना कर देता है, जिसका मतलब है कि वो यहाँ मॉर्टल बनकर हमेशा के लिए फंस जाएगी। यहाँ विदाल डॉक्टर को कैदी को क्योर करने को कहता है ताकि वो उसे बार बार टॉर्चर कर सके, पर डॉक्टर तरस खाकर उसके ऑर्डर को डिसोबे करते हुए कैदी को तड़पते दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा दे देता है, जिसके एज पनिशमेंट उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। वहीं ओफिलिया के रूट क्योर का पता चलने पर विदाल उसे कोई काला जादू समझकर फेंक देता है, जिसके तुरंत बाद कैरमन गुजर जाती है, पर लकीली उनका बच्चा सर्वाइव कर जाता है। अब विदाल का शक मर्सिडीज पर लौटने लगता है और वो उस पर नजर बनाए रखता है, पर मर्सिडीज को हिंट लग जाता है कि विदाल को सब पता चल गया है, इसलिए वो ओफिलिया को लेकर भागने लगती है, पर वो एस्केप करने से पहले विदाल के हाथ लग जाती है। विदाल ओफिलिया को रूम में लॉक कर देता है और अब मर्सिडीज पर 3rd डिग्री टॉर्चर करने बढ़ता है, पर स्मार्ट मर्सिडीज ने अपने पास एक हथियार हमेशा से रखा था, जिसकी मदद से वो उसे बुरी तरह से घायल करके अपने भाई की तरफ भाग पड़ती है। कुछ ऑफिसर्स उसका पीछा करते, पर अंत में उसके भाई के ट्रैप का शिकार बन जाते हैं। वहीं अब फोन लौटता है और ओफिलिया को एक आखिरी मौका देने का तय करता है, जिसके लिए वो उसे बिना सवाल किए अपने छोटे भाई को लैब्रिनिथ लाने को कहता है और उसे वो चौक भी देता है ताकि वो यहाँ से एस्केप कर सके। ओफिलिया अब मैजिक चौक की मदद से रूम से एस्केप करके विदाल को चकमा देकर अपने छोटे भाई को लेकर गार्डन की तरफ भाग पड़ती है। वहीं मर्सिडीज अपने आर्मी के साथ विदाल पर पूरे जोश से हमला बोल देती है। वो ओफिलिया को बचाने के लिए उसके रूम में एंटर करती है, पर वो कब का अपने भाई के साथ निकल चुकी होती है और विदाल उसके पीछे होता है। ओफिलिया भागते भागते कंफ्यूजन में मेज में गुम हो जाती है और विदाल उस तक पहुंचने ही वाला होता है, पर फिर चमत्कार तरीके से मेज अपने आप खुल जाता है, जिससे वो एस्केप करने में सफल हो जाती है। वहीं विदाल के पहुंचने पर वो मेज एकदम क्लोज हो जाता है और उसे ओफिलिया कहीं भी नहीं दिखाई देती। अब जब ओफिलिया लैब्रिनिथ पहुंचती है, फोन उसे बताता है कि पोर्टल को ओपन करने के लिए उसे उसके भाई का कुछ बूंद खून चढ़ाना होगा, पर ओफिलिया किसी भी हालत में इसके लिए तैयार नहीं होती। वो अपने भाई को अपने आजादी के लिए चोट पहुंचाने को तैयार नहीं होती, फिर चाहे उसे जन्म भर यहीं फंसकर क्यों न रहना पड़े। पर उसी समय विदाल आ जाता है और उसे फोन दिखाई नहीं देता और ओफिलिया से अपना बेटा छीनकर वो बिना दया दिखाए उसे शूट करके निकल जाता है। पर आगे मर्सिडीज और उसके लोग उसे घेर लेते हैं, जिससे उसे साफ समझ आता है कि ये उसका आखिरी पल है, इसलिए उनके हाथ में अपना बेटा देते हुए वो आखिरी विनती करता है कि उसके बेटे को जरूर बताना कि उसके डैड कैसे मरे। पर उसे मारने से पहले वो लोग साफ बताते हैं कि वो गलती से भी उसके जैसे निर्दयी इंसान के बारे में उसे कुछ भी पता चलने नहीं देंगे। ओफिलिया अपने आखिरी समय में उसकी खून की कुछ बूंद लैब्रिनिथ के पोर्टल में पड़ जाता है और तभी ओफिलिया अचानक से खुद को अपने किंगडम पाती है, जहाँ उसकी मॉम एज क्वीन और डैड एज किंग उसका स्वागत करते हैं, जो रिवील करती कि वो फाइनल टेस्ट में सफल रही, क्योंकि रियलिटी में फाइनल टेस्ट यही था कि क्या वो अपने आजादी के लिए दूसरों को चोट पहुंचा सकती है। अब मूवी फिर से वहीं से शुरू हो जाती है जिस सीन से शुरुआत हुई थी और अंत में ओफिलिया मर्सिडीज के सामने दम तोड़ देती है। मूवी के आखिरी में वही नरेटर उसी ब्लॉसमिंग ट्री की तरफ दर्शाते हुए नरेट करते कि ओफिलिया अपने किंगडम में कुशल मंगल है, जिसने जाने से पहले धरती पर अपने कुछ छाप छोड़ गए, जो उन्हीं को दिखाई दे सकता है जिन्हें पता हो कि कहाँ देखना चाहिए। और फिर मूवी यहीं एंड हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस पावरफुल मैसेज का क्या हुआ जो मैंने शुरुआत में कहा था। दरअसल ये पूरी मूवी डिसोबीडियंस यानी कि आज्ञा का पालन ना करना और चॉइस पर आधारित है, क्योंकि हमेशा से नियम फॉलो करना भी सही नहीं होता, वहीं ना फॉलो करने पर भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, जिसे डॉक्टर के डिसोबे करने पर उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं दूसरे टेस्ट में ओफिलिया का फोन का आदेश ना मानने पर उन 2 फेरीज को और आखिरी के टेस्ट में ओफिलिया को खुद अपनी जान गंवानी पड़ी। ऑल्दो वो आखिर में सही
सही साबित हुआ। वहीं दूसरे टेस्ट में वो इसलिए फेरिस के वार्निंग को इग्नोर करते हुए अंगूर खाती है, क्योंकि कारण ये कि वो फेरिस ओफिलिया के विश्वास के लायक साबित नहीं होते, जब वो बार बार ओफिलिया को गलत डोर की तरफ इशारा कर रहे थे। और आखिरी टेस्ट में भी फोन के रूल ना फॉलो करने पर वो तभी अपने किंगडम लौट पाए, वरना अगर उसने अपने भाई का खून यूज किया होता तो वो टेस्ट में फेल हो जाती। गोरिल्ला ग्रुप का भी तानाशाही सरकार के अगेंस्ट भी डिसोबीडियंस के कारण उनकी आखिर में जीत हुई। वहीं मूवी में आज भी एक सबसे बड़ा डिबेट है कि क्या सच में ये सिर्फ ओफिलिया का एक फैंटेसी इमेजिनेशन था। दरअसल अगर आप गौर करोगे तो उसकी फैंटेसी रियल थी, जिसका पहला क्लू तब मिलता है जब मर्सिडीज को ओफिलिया के दीवार पर चौक से बनाया दरवाजा दिखाई देता है, जो ओफिलिया ने ड्रॉ किया था एस्केप करने के लिए, वरना वो लॉक्ड रूम से एस्केप करके अपने भाई को रेस्क्यू कैसे करती। दूसरा तब जब गार्डन में गुम हो जाने पर वो मेज मैजिकली उसके लिए रास्ता बनाता है, वहीं विडाल के लिए वो क्लोज नजर आता है। तीसरा मूवी के आखिरी में जब वो मुरझाया पेड़ ब्लॉसम करने लगता है, जहाँ वही ग्रासहोपर भी दिखाई देता है। मूवी में दिखाए फॉन क्रीचर दरअसल एंशिएंट रूम में दर्शाया हाफ ह्यूमन और हाफ गोट लाइक क्रीचर है, जो उससे और स्टैटिस से क्लोजली रिलेटेड है। वहीं द बुक ऑफ क्रॉसरोड दरअसल उन किताबों को कहा जाता है जो दुनिया के बीच का दरवाजा का ज्ञान होता है। और आखिर में मूवी में वो दूसरा क्रीचर दरअसल कोई मिथोलॉजिकल क्रीचर में से नहीं, बल्कि एक पेंटिंग से हाईली इन्फ्लुएंस्ड है। वैसे आपके लाइफ में आपने ऐसी कौन सी डिसोबीडियंस यानी कि आज्ञा या रूल्स को फॉलो ना करने का तय किया, जो अंत में आपके लिए सही साबित हुआ? मुझसे आपका इंटरेस्टिंग अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज गाइस इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप जानते हो कि आपके लाइक और कमेंट से ही मेरी वीडियो चल पाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए और मेरे वीडियो के अगेंस्ट अप्रिशिएशन दिखाना चाहते हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाएं। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।